हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले जो आपका सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हो जाते हैं, इसके जितने भी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन हैं, यानी कि 2016 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम 2016 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा है। यानी शिक्षण पुनर्बलन की, यानी पुनर्बलन यानी फिर से बल लगाना किसी चीज़ को यानी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने में हम पुनर्बलन लगा रहे हैं। तो यह परिभाषा किसकी है? तो एन.एल. गैच की, बी.एफ. स्किनर की, बी.ओ. स्मिथ की, के.पी. पांडे की। तो इसमें आंसर बी.एफ. स्किनर हो जाते हैं। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण का जो मूलभूत सिद्धांत हो जाता है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत हो जाता है, क्यों जब बच्चे सीखते हैं तो जब क्रिया करके सीखते हैं तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है, इसलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत राइट हो जाता है। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कि भाई आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षण का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना। चलिए भाई, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास यानी सभी चीज़ों का विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, जितने भी विकास होते हैं। तो यानी इससे बेहतर तो हमें नहीं लग रहा कि ऑप्शन मिलेगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। पर्यावरण की शिक्षा देना, सिर्फ पर्यावरण की शिक्षा देना नहीं। जनसंख्या शिक्षा देना, सिर्फ जनसंख्या शिक्षा देना। यानी जब हमें एक ऑप्शन में सभी चीज़ें यानी सर्वांगीण, और सर्वांगीण का मतलब सभी चीज़ें हो जाता है, तो हम अलग अलग क्यों ऑप्शन ले, तो हम सेकेंड ऑप्शन को राइट मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यही राइट हो जाता है। व्यक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। व्यक्तिक संप्रेषण यानी संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, और व्यक्तिक यानी दो व्यक्तियों का आपस में बातों का आदान प्रदान, है ना। आप बात कह रहे हो, हम सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो ये संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। तो छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तिगत का विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है और उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है पूर्ण से अंश की ओर, यानी आपने पहले पूरी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया, जिसको कहते हैं कि संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, यानी भाई पूरी चीज़ें आपने देखी और बाद में उसके टुकड़े टुकड़ों का, तो ये हो जाता है, ये किसका सिद्धांत है? तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है, ना कि बाल मनोविज्ञान पर, ना कि प्राणी विज्ञान पर, ना कि जीव विज्ञान पर। तो ये आपके गलत हो जाते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर ये आधारित है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये किसका कथन है? तो रॉस का है, नन का, स्मिथ का है, मॉरिस का है। तो यहाँ पे आपका नन हो जाता है, आपका राइट हो जाता है। क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है शिक्षण के यानी शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, गृह कार्य के द्वारा सीखना, भ्रमण के द्वारा सीखना। तो इसमें आपका हो जाता है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा। जब छात्र क्या करता है? अपनी स्वयं की क्रिया करके, जैसे अब शिक्षा कैसी है, पहले शिक्षक केंद्रित थी, यानी शिक्षक जो कहते थे वही करना होता था, है ना। लेकिन अब बच्चे क्या हैं? बच्चे खुद एक्टिविटी करके, और बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बच्चों के अकॉर्डिंग आपको शिक्षा देनी है। तो यहाँ पर क्या है? छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा, यानी वो क्रिया कर रहा है, चीज़ें सीख रहा है, रटन पद्धति पर चीज़ें नहीं हैं। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। तो प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता, कथनों की तारतम्यता, ठीक है। तो आपका आंसर कथनों की तारतम्यता, यही आपका आंसर राइट हो जाएगा।
कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है या किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि है, वर्णन प्रविधि है, विवरण प्रविधि है या व्याख्यान विधि है? तो कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान दिया रखा जाता है यानी विवरण हो जाता है, तो विवरण प्रविधि हो जाती है। गणित किट का उपकरण है डोमिनोज, बीकर, चार ऑप्शन देख लेते हैं, क्लैंप या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो डोमिनोज हो जाता है ये गणित किट का उपकरण हो जाता है। इसमें क्या होता है, जोड़ घटाना बच्चों को सिखाया जाता है। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है डोमिनोज, ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है तत्मिक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है कैसे? स्मृति, शिक्षण, अधिगम, व्याख्यान। तो जाहिर सी बात है अधिगम यानी कि लर्निंग यानी कि सीखना। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक, प्रकाशपूर्ण। यानी कि देखिए अगर नीरस है तो बच्चा कैसे सीखेगा भाई, जब एकदम से नीरसता है, सब एकदम चुपचाप है, खामोश है, कुछ कोई कर ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं। अनुशासनात्मक यानी अनुशासन ही अनुशासन है, नहीं बोलना नहीं है किसी को तो मतलब नहीं बोलना है, किसी को कोई सवाल नहीं करने मतलब नहीं करने, ऐसा नहीं है। प्रकाशपूर्ण, सिर्फ प्रकाशपूर्ण है तो मतलब क्या सही हो जाएगा? सौहार्दपूर्ण है यानी क्या है कि आप जब चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। तो आप क्या है अच्छा परिवेश, आप अच्छे परिवेश में चीज़ों को सीख सकते हैं, तो यही आपका हो जाएगा सौहार्दपूर्ण हो जाता है। शिक्षण प्रक्रियाओं में समाहित प्रक्रिया होती है 2, 3, 4, 5। तो शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया कितनी होती है? तो 3। कौन कौन सी होती हैं? तो आप हैं, हम हैं और एक सिलेबस है। जैसे कि आपको हमने ये एग्जाम्पल देके बताया, जैसे भाई विद्यालय में एक बच्चा है, शिक्षक है, या एक बच्चा के एक क्लास में 30 से 35 बच्चे होते हैं, तो बच्चे हैं, शिक्षक है और उनमें एक सिलेबस भी है कि भाई कक्षा 1 का बच्चा इतना सिलेबस पढ़ेगा, कक्षा 2 का बच्चा इतना सिलेबस पढ़ेगा, यानी त्रिध्रुवीय पर हो जाती है ना, तो 3 हो जाती हैं। उसके बाद है बच्चों में कदम ताल करना, हाथ ऊपर नीचे करना तथा दाएं बाएं के लिए कहना, ये गतिविधियाँ, शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि, शारीरिक व मानसिक गतिविधि दोनों। भाई आपने कहा हाथ ऊपर, तो बच्चे ने क्या क्या पहले सुना, उसने मानसिक में बैठाया, यानी मस्तिष्क में बिठाया कि ऊपर कहने को कहा जा रहा है, यानी बच्चे ने फिर अपने हाथ को ऊपर किया। तो जब ऊपर किया तो यानी उसका दिल, यानी इसका दिमाग और उसके जो हाथ है, जो उसके शारीरिक जो भाग है वो कार्य कर रहे हैं, है ना। तो यानी फिर आप बाएं मुड़, दाएं मुड़, तो बच्चे ने पहले सुना, उसके दिमाग में वो चीज़ आई, फिर उसने क्या किया, वो दाएं बाएं मुड़ा। तो शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां हो रही हैं उसकी। अब यहाँ पे आपका है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। तो लेख में सुधार, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना, या सुलेख पर बल देना या गृह कार्य करना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाता है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन में प्रभाव को दूर करना, यानी कि उपचारात्मक का मतलब ये हो जाता है कि इलाज करना, यानी बच्चों में आपने दोष पहले देखा तो वो निदान किया आपने, यानी बच्चों में दोष जानना तो निदान है और उसका उपचार यानी उनको उसका इलाज करना तो उपचार है। बच्चों में आपने कमी जान ली और उस कमी को दूर करने की आप कोशिश कर रहे हैं, उस कमी को दूर करने के लिए आप नई नई विधियाँ, नए नए तरीकों को अपना रहे हैं, तो ये क्या है, ये उपचारात्मक। तो इसमें दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना, अगर कोई चीज़ दोषपूर्ण है तो उसको दूर किया गया। उसके बाद आपका 2017 का पेपर स्टार्ट हो गया है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, लाइक सब्सक्राइब में कंजूसी मत क्या कीजिए, क्योंकि इस तरह के आपको नोट्स, इस तरह के क्लासेस पाने के लिए तो भाई आपको सब्सक्राइब तो करना ही रहेगा। और भाई सेशन अच्छा लगे तो लाइक करेंगे आप, है ना, जब सेशन अच्छा लगेगा। वैसे मेरी समझ में तो यही आता है कि आपको सेशन अच्छा ही लगेगा। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन रायबर्न का हो जाता है। प्राचीन काल शिक्षण विधियां थी, कैसी थी? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित। तो देखिए जो पहले की शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी, यानी शिक्षक जो कहता था वही करना होता था कि भाई ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, इसको उतार लो, उतार लिया। आपको 2 से 10 तक टेबल रट के आने हैं तो मतलब रट के आने हैं, ठीक है। आपको इतना होमवर्क करके आना है तो करके आना है। अब क्या है, बोझ को कम किया गया है और बोझ को कम करने के बाद बच्चों को
एक्टिव रहने पे ध्यान दिया गया। बच्चों से क्रिएटिविटी, बच्चों से क्या है, बच्चा करके सीख रहा है। बच्चे को सर्वे सर्वा माना गया। सर्वे सर्वा का मतलब ये नहीं कि बच्चे से कुछ कराएंगे नहीं, वो महाराजा की तरह बैठा है। पहले ऐसा होता था कि बच्चा बैठा है, शिक्षक ने लिख दिया ब्लैक बोर्ड, बाद में उससे कहा गया भाई लिख लो, तो उन्होंने लिख लिया। अब क्या है, ये कहना तो गलत होगा कि वो सर्वे सर्वा है, उसको कुछ नहीं करना है। वो ऐसा सर्वे सर्वा है कि उसी को सब कुछ करना है। शिक्षक जो है वो सिर्फ क्या करेगा, शिक्षक करेगा ये कि उसको सहायता प्रदान करेगा, पाठ या ढांचे का काम करेगा, ना कि उसको ऐसा नहीं है कि सवाल दिया 2 और 2 कितने होते हैं, मैं बता देता हूँ, 2 और 2 4 होते हैं, लिख लो। ऐसा नहीं, बच्चे से अब क्या कराना है, 2 और ये निशान बेटा काहे का लगा है, तो वो बताएगा प्लस का। फिर उसके बाद ये क्या है, तो 2 है। अब बताओ इसको क्या करना है, तो बच्चा कहेगा ये प्लस का है, मतलब इसको जोड़ना है। तो अब बताओ इसको जोड़ के कितना आंसर आता है, तो बच्चे ने कहा 4। हमें इस तरह से वर्क कराना है, ना कि हमने कहा 2 + 2 = 4, ब्लैक बोर्ड से उतार लो, कहानी ख़त्म। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि शिक्षक केंद्रित पहले थी और अब कैसी है, अब बाल केंद्रित। तो यहाँ पे प्राचीन काल की बात हो रही है। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए किसका, पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, परीक्षा का। तो देखिए जहाँ पे परीक्षा की बात आती है वो तो आपका नेगेटिव में चला जाता है, इसलिए ये आपका गलत हो गया, क्योंकि परीक्षा लेना, बच्चों को प्रताड़ित करना, याद करना, रटवाना, ये सब क्या है, नेगेटिव में जाता है। समयावधि मतलब आप आए, आपके 35 मिनट है, आपने 35 मिनट दिए, उसमें बच्चे ने क्या सीखा, क्या एक्टिविटी की, कुछ नहीं आपको पता है। आपका समय पूरा हुआ और बस आपका खेल खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। पाठ्य पुस्तकों का मतलब पाठ्य पुस्तकें हैं भाई। त्रिध्रुवी प्रक्रिया में क्या है, शिक्षक है, छात्र और पाठ्यक्रम है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सहायक सामग्री के रूप में है। ये नहीं कि उसी पे निर्भर है। पाठ्यक्रम जो है वो आपका पाठ्य सिलेबस है जो आपका कंप्लीट हो गया और बस कहानी खत्म। बच्चे को कितना है, कितना नहीं है, बच्चे ने कितना सीखा, नहीं सीखा, इससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे की रुचि व मानसिक स्तर का ध्यान रखना है कि उसको लग रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको इंटरेस्ट उसमें आ रहा है, कुछ उसके समझ में आ रहा है, हमको ये समझना रहेगा, उसको इसमें रुचि है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर इस वक्त बच्चा थोड़ा नीरस है तो हम क्या करेंगे, बच्चे को हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उससे हम खुद से पूछेंगे अच्छा ये बताओ तुमको क्या पढ़ने का मन है। अगर वो कहेगा इस वक्त हमको ड्राइंग बनानी है तो बच्चे से ड्राइंग बनवाओ। अगर बच्चा कह रहा है कि हमें खेल खिलवाने हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को खेल भी खिलवाना है, लेकिन साथ में उसको शिक्षा भी देनी है। भले आप सबसे टफ सब्जेक्ट ले लें, जो भाई सभी लोग मानते हैं कि मैथ टफ सब्जेक्ट है, हालांकि प्रैक्टिस से सभी चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चे से आपने कहा कि क्या पढ़ना है, तो बच्चे ने कहा हमें खेल खिलवाना है, ठीक है। बच्चे से आपने मन में सोच लिया, ठीक है बच्चों हम आपको खेल ही खिलवाएंगे, लेकिन सबसे कठिन सब्जेक्ट आपको पढ़ा डालेंगे, आज सिखा डालेंगे। आपने क्या किया, कुछ आपने स्टिक्स मंगवाई, कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मंगवाए, ठीक है, कुछ गोलियाँ मंगा ली, और आप बच्चों को जोड़ घटाना गुणा भाग सब सिखा डाले। बच्चा क्या समझ रहा है, देखो भाई हमारे कितनी दाग है क्लास में, हमने जो कहा कि हमको खेल खेलने हैं तो मैम या सर ने हमको खेल ही खिलवाया, लेकिन आपने क्या किया, बच्चे को खेल खेल में शिक्षा दे डाली, वो भी कौन से सब्जेक्ट की, जो सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, मैथ। तो ये होनी चाहिए शिक्षा। तो यानी बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का ध्यान रखकर और हमें बच्चों को शिक्षा देनी है। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम, शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ, अभ्यास कार्य, प्रश्न। तो शिक्षण विधियाँ जो हैं, क्योंकि गतिविधियाँ और अभ्यास कार्य, प्रश्न, यानी शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का, तो जो विधियाँ हैं उन पे कार्य करेंगे। शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर और शिक्षण सूत्रों पर। तो शिक्षण सूत्रों पर ये आधारित होती हैं। तो इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता तो फ्रोबेल है, सभी लोग जानते हैं। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने बच्चा जो है उसको फूल और जो शिक्षक है उसको माली माना, और इस तरह से हो जाता है। और मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा कि बच्चों को, इन्होंने भी ऐसे ही समझा, बच्चों को एक फूल समझा, और इन्होंने बच्चों को किस तरह से सिखाना कि कार्ड्स के माध्यम से सिखाना और डॉट 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 करके बच्चों को सिखाना, इस तरह से बच्चे ज्ञान प्राप्त करवाएंगे, है ना, यही चीज़ें तो हैं।
संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। तो एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय व द्विपक्षीय दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो आपकी एक पक्षीय व द्विपक्षीय दोनों होती हैं। वैसे आपका जो हो जाता है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, तो भाई द्विपक्षीय इसलिए माना जाता है क्योंकि भाई हमने आपसे कहा और आपने सुना, और आपने कहा हमने सुना, यानी दो लोगों के बिना कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसको द्विपक्षीय और एक पक्षीय व द्विपक्षीय दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो रहा है। बाकी हम इसको आपको सटीक आंसर हम आपको कल बताएंगे। बाकी आपका एक पक्षीय व द्विपक्षीय यहाँ पे आप मान के चलें, ठीक है। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है तो कौन सा है? तो आपने पहले बच्चे को मूर्त चीज़ें सिखाई, फिर अमूर्त चीज़ें सिखाई। यानी मूर्त मतलब जो सामने है, मूर्त मतलब जो चीज़ें सामने हैं, और अमूर्त मतलब जो चीज़ें सामने नहीं, हम उसकी कल्पना करेंगे। तो आप बच्चे को पहले ही ये सिखा देंगे तो कैसे होगा? पहले आपने उसको जो चीज़ें उसके सामने हैं, मान लीजिए छोटा सा पौधा है तो बच्चे को आपने दिखाया, फिर उसके बाद पौधे से पेड़ तो आप क्लास में नहीं ला सकते, लेकिन फिर आप पेड़ की तरफ गए, तो ये हो जाता है मूर्त से अमूर्त। और अज्ञात से ज्ञात की ओर तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को अभी कुछ मालूम नहीं है, अज्ञात है वो, और जो चीज़ नहीं मालूम है फिर जो चीज़ मालूम है आप पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं। अगर ये होता ज्ञात से ज्ञात की ओर, क्या होता? ये होता ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ये सही हो जाता। पूछे क्यों? क्योंकि पहले बच्चे को जो ज्ञात है, जो चीज़ मालूम है, मान लीजिए उसको छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये आता है, तो आपने उससे पूछ लिया, बच्चे ने बता दिया कि छोटा होता है, उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद छोटी होती है, उसके बाद बड़ी होती है, ठीक है ना। अब आपने उसको क्या किया, उसको पूरा वर्णमाला आ रहा है, उसको मतलब बच्चे को पूरी वर्णमाला आ रही है, तो अब आपने क्या किया, उसमें का और ला जोड़ा तो क्या हो गया? कल हो गया। जा और ला जोड़ा तो जा और प्लस ला जोड़ा आपने तो जल हो गया। तो इस तरह से आपको बच्चे को जो पहले आता था यानी वर्णमाला आ रही थी, तो वो बच्चे से मतलब आपको पता चला कि हाँ बच्चे को ये चीज़ आती है, तो वो हो गया ज्ञात। और उसी में जोड़ दो जो चीज़ उसको नहीं पता है, वो हो जाता है अज्ञात। फिर स्थूल से यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी पहले सूक्ष्म मतलब छोटा बहुत बारीकी वाली चीज़ें, फिर मोटी चीज़ें, तो ये चीज़ नहीं। तो यहाँ पे और अंश से पूर्ण, अंश से मतलब आपने पहले क्या सिखाया कि पहले आपने पूरी एक चीज़ सिखा दी। मान लीजिए आपने साइकिल को बच्चे को दिखा दिया अंश से पूर्ण की ओर, और आपने पहले देखिए यहाँ पे ये अगर पूर्ण से अंश की ओर होता तो सही हो जाता। कैसे? कि आपने पहले उसके पुर्जों को दिखाया, मानी अंश मतलब छोटे छोटे जो उसके भाग है उनको दिखाया, बाद में आपने साइकिल दिखाई। नहीं, बच्चे को पहले आपने साइकिल दिखा दी, हाँ बच्चे ने जान लिया कि साइकिल होती। फिर उसके टुकड़े आपने किए, टुकड़े करवाए, तो उसने जान लिया कि ये पैडल होता है, ये हैंडल होता है, ये इसकी कैरियल होती है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ये चैन होती है, ये ब्रेक होती है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो सबसे सही है शिक्षण सूत्र वो आपका हो जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जो चीज़ें दिख रही हैं वहाँ से और फिर जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं वहाँ तक, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं तैयार हुआ है, आपके यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। प्लस आप अगर लघु उत्तरी में आ जाता है और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जितने सूत्र हैं उतने लिखो, या 4 से 5 सूत्र लिखो, या ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है, या सूक्ष्म से स्थूल की ओर क्या होता है, इसके मतलब बताओ, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो पहले जो है उसको देख लेते हैं। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, और जो नहीं है तो परिणाम का सिद्धांत ये नहीं है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। फिर है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। तो पूर्ण से अंश की ओर यानी कि पहले आपने पूरी चीज़ें दिखाए फिर उसके टुकड़े किए हैं ना, तो गेस्टाल्टवाद यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर यह आधारित है। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। ये परिभाषा है किसकी है? तो अरस्तु की है, महात्मा गांधी की है, पेस्टोलॉजी की है, हर्बर्ट स्पेंसर की है, तो हर्बर्ट स्पेंसर हो जाते हैं।
प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है? तो विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में, नागरिक शास्त्र शिक्षण में। तो प्रयोग, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किस में किए जाते हैं? प्रयोग प्रदर्शन विधि तो आपका विज्ञान हो जाता है ना, इसमें हर एक चीज़ इसमें प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला होता है, तो विज्ञान शिक्षण में हो जाता है। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण परिविधि है? तो व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी, पर्यटन। तो सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण यानी शक्ति के विकास में तो पर्यटन हो जाता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हैं तो प्रयुक्त शिक्षण कौशल, तो प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, उद्देश्य कथन कौशल हो जाता है। तो इसमें प्रस्तावना कौशल ये राइट हो जाता है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, कैसे? तो प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्यान द्वारा, समूह कार्य द्वारा। तो कल्पना शक्ति की यहाँ पे बात हो रही है। वैसे तो समूह कार्य तो अच्छा होता है, बच्चा क्रिएटिव है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा क्रिया करके सीख रहा है, लेकिन यहाँ पे कल्पना शक्ति की बात की गई है। तो प्रश्नोत्तर द्वारा, प्रश्नोत्तर भाई इसमें कल्पना शक्ति का कहाँ पे है? आपने एक क्वेश्चन भी किया, बच्चे ने उसका आंसर दे दिया, बात खत्म हो गई, तो ये भी नहीं है। व्याख्यान विधि, यानी व्याख्यान में ऐसा तो नहीं है कल्पना शक्ति नहीं भाई, व्याख्या बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ी चीज़ें, व्याख्यान विधि का मतलब यही तो होता है ना, तो व्याख्यान विधि भी नहीं होगी। कहानी, कहानी में क्या है? जैसे आपको हो जाता है कि आपने कहा एक राजा था, बच्चे ने कहा हाँ राजा था, एक रानी थी, एक रानी भी थी, राजा रानी दोनों सफ़ेद घोड़े पे बैठे थे। अब बच्चे ने क्या कल्पना करनी स्टार्ट कर दी कि हाँ सफ़ेद घोड़ा ऐसे था, वो आसमान में उड़ रहा था, बादल उसके चारों तरफ थे, अब वो आसमान भी देख रहा है, उड़ते हुए देख रहा है, बादल चारों तरफ हैं, वो भी मतलब वो समझ रहा है, वो कल्पना कर रहा है, तो यानी कहानी के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, और अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है रियल में तो आप लोग लाइक भी ज़रूर करें। अब यहाँ पे 2018 सेशन शुरू हो गया है, देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, देखिए आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, लेकिन प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि ये नहीं है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। संप्रेषण के घटक, प्रेषक, संदेश, ग्राही, उपयुक्त सभी। तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या होता है? प्रेषक होता है, ग्राही होता है यानी ग्रहण करने वाला होता है, चीज़ों को बताने वाला होता है, प्रेषक यानी, है ना, और संदेश यानी एक संदेश होता है भाई, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं कुछ, तो वो संदेश ही तो हम आपको दे रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ें सही हैं, यानी उपयुक्त सही हो जाता है। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं नहीं है, तो पहले जो है उसको समझ लेते हैं। रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर। तो चलचित्र में क्या होता है? आप जो प्रोग्राम आ रहा होता है उसको आप देख भी रहे होते हो, सुन भी रहे होते हो, ठीक है भाई। कंप्यूटर, इसमें भी यही चीज़ है, आपका कोई भी शिक्षाप्रद या आपका कोई फेवरेट सीरियल या जो भी आ रहा होता है, तो आप क्या करते हो? उसको देख भी रहे होते हो, सुन भी रहे होते हो, ये भी सही है। टेलीविज़न में सेम यही होता है, आप देख भी रहे होते हो, सुन भी रहे होते हो, ये भी सही है। तो अब 3 सही हैं, तो इसका मतलब ये तीनों गलत है, और यहाँ पे हमको गलत चीज़ बतानी है क्योंकि नेगेटिव में ही पूछा जा रहा है, तो हम नेगेटिव ही आंसर देंगे। तो रेडियो है, रेडियो में आप सिर्फ क्या करते हैं? आप चीज़ों को सुनते हैं, आप देख नहीं पाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? श्रव्य दृश्य सामग्री ये नहीं है। ये सिर्फ कौन सी सामग्री है? तो ये आपकी हो जाती है श्रव्य सामग्री, और जिसमें सिर्फ दिखाई पड़े वो कौन सी हो जाती है? तो वो हो जाती है दृश्य सामग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भ्रमण प्रविधि के चरण हैं, तो कितने हैं, क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपका हो जाता है शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपयुक्त सभी। तो भ्रमण मतलब आप घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, है ना, तो शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव होता है ना, पर्यटन स्थल का चयन होता है ना भाई, आप एक चयन करते हैं कि हमको यहाँ पे जाना है, हमें ये चीज़ करनी है। पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, वहाँ के लिए आपको सामग्री भी ले जानी होती है, तो उपयुक्त सभी यानी यही आपका राइट हो जाएगा।
प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि तो ये किस में होती है? तो इतिहास विषय में भी है, भाषा विषय में भी है, विज्ञान विषय में भी है और नागरिक शास्त्र विषय में भी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। तो इसमें आपका हो जाता है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, तो विज्ञान विषय हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है, क्योंकि प्रयोग किस में किए जाते हैं? तो विज्ञान ही में तो किए जाते हैं ना। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है ना, तो वो चीज़ हो जाती है। जैसे तरुणी, तनुजा, तट, तमान, तरुवरी, बाहु, छाय, तो ये आपका हिंदी का हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए ये चीज़ बोली है कि ता से, क्योंकि ता की बार बार आवृत्ति होती है, यानी कोई चीज़ बार बार आ रही है, दोहराया जा रहा है, तो वो क्या होता है? आवृत्ति का सिद्धांत। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है व्याख्यान प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो इसमें आपका हो जाता है कि शिक्षक को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु तो खेल गतिविधि प्रविधि हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को जब कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा तो बच्चे क्या करेंगे? सीख नहीं पाएंगे, उनको स्कूल जाने से ही डर लगेगा। लेकिन आप क्या करेंगे? बच्चों को खेल खिलवाएंगे, गतिविधियां करवाएंगे, तो क्या होगा? बच्चों को मज़ा आएगा, और जब मज़ा आएगा तो वो घर पे ना रुककर अब वो स्कूल जाने का इंतज़ार करेंगे कि किसी तरह से टाइम हो और हम कहाँ पहुँचे? अपने स्कूल, अपने विद्यालय पहुँचे। तो खेल गतिविधि प्रविधि हो जाती है। और अब व्याख्यान प्रविधि में बहुत बड़े बड़े आप लेंदी चीज़ें बच्चों को बता रहे हैं। अब बच्चा भी छोटा है, अभी उसे ये सब क्या पता है कि व्याख्यान, आप इतने लंबे व्याख्या आप बता रहे हो, व्याख्यान प्रविधि अपना रहे हो, तो नहीं। स्पष्टीकरण प्रविधि कोई चीज़ बता रहे हो, फिर उसका स्पष्टीकरण कर रहे हो, अरे बच्चा भी छोटा है। और अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि आप उससे आंक रहे हो, उससे क्वेश्चन करके फिर उसके बाद आप उसका क्या कर रहे हो? निरीक्षण और अवलोकन एवं निरीक्षण कर रहे हो, तो वो भी चीज़ तो नहीं सही है। तो सबसे सटीक आंसर यही है, खेल गतिविधि प्रविधि। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार बताएं, तो प्रश्नोत्तर हो जाती है, वर्णन, कहानी, कथन, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी ही राइट है, ठीक है। उसके बाद है, शिक्षण का सूत्र नहीं है ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, लेकिन प्रेरणा का सिद्धांत ये आपका क्या शिक्षण सूत्र नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। कथन किसका है? तो यानी ये कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है कि पहले पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान, तो ज्ञात है जो चीज़ और उसके बाद अज्ञात। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि कोई चीज़ ज्ञात है, बच्चे को मान लीजिए छोटा बड़ा आ रहा है, फिर आप उसको क्या करेंगे? छोटा से अनार पढ़ाएंगे, बड़ा से आम पढ़ाएंगे, तो बच्चे को आएगा। तो यानी शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, इसलिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ना कि पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, ये नहीं। सहयोग की भावना का विकास संभव है, तो समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से, सहायक सामग्री से। तो सहयोग की भावना कब आती है? भाई आप प्रश्न बहुत सारे कर रहे हैं, इससे तो बच्चों में ये होता है जो बच्चे नहीं बता पाते वो कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, जो बता पाते हैं तो वो तो बता चुके हैं, लेकिन जो नहीं बता पाते हैं वो कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं, कहते हैं इसको बताऊंगा क्योंकि इसने ये बहुत सर के सामने या मैम के सामने बनती है, बहुत आंसर बताता है, तो ये चीज़ नहीं हो जाती है। सहायक सामग्री से, तो सहायक सामग्री सिर्फ है तो सहयोग की भावना कैसे होगी? वाद विवाद अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है कि वाद विवाद होगा, बातचीत होगी, लेकिन इससे अच्छा आंसर हमें ये मिल रहा है समूह कार्य। आपने समूह कार्य बच्चों से कराया तो वो क्या है, उनमें सहयोग की भावना
हो जाती है, क्योंकि एक कोई चीज़ है, जैसे आप समूह में कोई कार्य करा रहे हैं, आपने कोई मान लीजिए कोई एक टॉपिक दे दिया बच्चों से और कहा कि इस पे आपको वर्क करना है। अब बच्चे अपने अपने यहाँ से कुछ और लेके आए, वो कुछ और लेके आए, वो कुछ और लेके आए। अब उनको ज़रूरत पड़ गई, जो फर्स्ट पर्सन के पास है वो सेकंड के पास नहीं है, जो सेकंड के पास है वो थर्ड के पास नहीं है, तो एक दूसरे से वो लेन देन कर रहे हैं, यानी सहयोग की भावना का इसमें विकास चल रहा है, हो रहा है। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा, समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्यान द्वारा। देखिए ये अभी आया था क्वेश्चन, फिर से आ गया, नहीं रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कहानी द्वारा क्यों? क्योंकि बच्चा जब कहानी सुनता है, आपने अभी देखिए हमने एक राजा रानी की कहानी बताई, अब हम दूसरी कोई बताते हैं कि भाई कोई खरगोश है, कछुआ है, तो बच्चे को आपने बताया, कुछ दिखाया नहीं, लेकिन वो हाँ खरगोश ऐसा है, कछुआ ऐसा है, वो पेड़ के नीचे कौन था, वो दोनों बैठे हुए थे, फिर उनमें दोनों में शर्त लग गई कौन जीतेगा, तो वो सभी चीज़ें। या मान लीजिए एक बहुत बड़ा महल है, तो बच्चों ने महल नहीं देखा लेकिन कल्पना वो कर रहे हैं, महल में राजा रानी रहते हैं, तो रहते थे कहेंगे ना, तो बच्चे सोच रहे हैं हाँ उसमें राजा रानी रहते थे, तो वो कल्पना कर रहे हैं, यानी कहानी के द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत के व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, कथन किसका है? तो रूसो का है, रेमंड का है, हर्बर्ट गुली का है, आरसी सक्सेना का है, तो इसमें आपका रेमंड का हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, तो अभ्यास कार्य कराना, खेलवान गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा करना, उपर्युक्त सभी, तो इसमें आपका हो जाता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक यानी कि बच्चे में जो कमी थी उसको आपने डायग्नोस्ट किया, यानी उसको जाना और उसके बाद आपने उसका इलाज शुरू कर दिया, तो इसमें क्या है, अभ्यास कार्य कराना, बिल्कुल सही बात है। और खेलवान गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना, ये सभी चीज़ें हम कराएंगे, तो यानी राइट आपका दा हो जाएगा। तो उसमें बच्चे में कुछ बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हम पहले देख रहे थे कि बच्चों में ये चीज़ की बच्चा कायदे से सीख नहीं पा रहा था, उसमें ये कुछ कमियां थी, उन कमियों को हमने दूर किया, वो चीज़। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, तो एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय व द्विपक्षीय दोनों। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों इसमें राइट आंसर हो जाता है। हमने कहा था इसको गूगल कर लीजिएगा, लेकिन एक बार गूगल कर ज़रूर लीजिएगा, वैसे राइट आंसर यही है। फिर भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर थोड़े से भी, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब करते रहें। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, या किसने कहा है? क्लास थोड़ी लॉन्ग जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एनएल गेज, राइबर्न, वियो स्मथ, सिकोड, तो वियो स्मथ हो जाते हैं इसमें। आगमन विधि यहाँ पे कौन सी है? आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, तो व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में, तो आगमन विधि यानी व्याकरण, नियमन यानी नियम से उदाहरण की ओर, और आगमन में क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये व्याकरण में हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद, छात्रों की पसंद, तो विषय वस्तु की प्रकृति इसमें होगा। क्यों? क्योंकि धन व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन श्रव्य दृश्य संगीत सर्वाधिक प्रमुख है, मतलब पैसा चाहिए भाई, कोई चीज़ आप लाएंगे तो पैसा तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं सर्वाधिक। शिक्षकों की पसंद, छात्रों की पसंद, लेकिन विषय वस्तु की प्रकृति भी तो आप देखेंगे ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? तो शिक्षक, पाठ्य वस्तु और छात्र, क्योंकि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत कौन आता है? पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, और जो सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम है, तो पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले और सिलेबस, लेकिन अभिभावक नहीं आते हैं, तो जो ये नहीं आते यही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। तो शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता, तो अभिप्रेरण रुचि का सिद्धांत है ये,
है ना, अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत हो जाता है। उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तर्कना की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो यहाँ पे उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण? तो विशिष्ट से, क्योंकि सामान्य है ना, कहा क्या कह रहे हैं, उदाहरण दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? तो फ्रोबेल ने उद्यान की संज्ञा दी, क्योंकि इन्होंने क्या माना कि बच्चे को क्या माना, वहाँ का फूल माना, और इन्होंने जो पाठशाला है उसको क्या माना, उसको बगीचा माना, और जो शिक्षक है उसको क्या माना, तो उसको माली माना। यानी माली को ये पता होता है कि पेड़ में किस वक्त पानी डालना है, कितनी खाद डालनी है, किस वक्त उसमें खाद नहीं डालनी है, उसमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, माली के काम होते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आपका फ्रोबेल राइट आंसर हो जाता है। छात्रों को अपने भाव एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, प्रयोगशाला प्रविधि, पाठ्य पुस्तक प्रविधि। तो यहाँ पे छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना, भाई अपने विचार को वो कैसे अभिव्यक्त करेगा, यहाँ पे समझिए कि विचारों को वो ऐसे व्यवस्थित करेगा अपने, कि जब हम किसी से बातचीत करेंगे, है ना, तो हम अभिव्यक्ति कर पाएंगे। तो वाद विवाद प्रविधि ये सबसे बेस्ट होती है, और प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोगशाला प्रविधि, पाठ्य पुस्तक प्रविधि तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं, क्योंकि प्रश्न में क्या है, हमने पूछा भाई ताजमहल कहाँ है, तो आपने कह दिया आगरा, हमने कहा लाल किला कहाँ है, आपने कह दिया दिल्ली। तो इसमें ये कहाँ से हो गया कि जो है विचार, यानी अपने भाव विचारों को व्यवस्थित ढंग से कहाँ किया गया है, तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता तो रूसो, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। तो इसमें सुकरात हो जाते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, कोई काम मंद गति से हो तो क्या ये सही होगा? अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, ये होता तो है, अनेक व्यक्तियों की आदान प्रदान होता है, जैसे हम आपसे कुछ कह रहे हैं, आप कुछ हमसे कह रहे हो, ये नहीं सही। अभी देखिए और देख लेते, तीव्र गति से होता है, स्पष्टता के साथ होता है, तो ये आंसर आपका सही है कि स्पष्टता के साथ हो रहा है। कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण विधि, उपचारात्मक शिक्षण विधि, सहगामी शिक्षण विधि। तो इसमें कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है बहुकक्षा शिक्षण, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब कमी हो जाती है तो इसमें 2 कक्षा 3 कक्षा के बच्चे एक कक्षा में आकर बैठते हैं ना, तो उसी को कहते हैं बहुकक्षा शिक्षण, और इसमें मॉनिटर का बहुत बड़ा रोल होता है। कक्षा शिक्षण में प्रश्नात्मक प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो व्याख्यान कौशल, नियमन कौशल, पुनर्बलन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पुनर्बलन कौशल होता है, जैसे आपने क्या किया, आपने बच्चा कुछ वर्क कर रहा है तो आपने उसको शाबाशी दी, तो बच्चा क्या करेगा, वो फिर से कार्य करेगा, उसको पुनर्बलन मिलेगा। और अगर आपने उसको हताश कर दिया तो क्या बच्चा फिर से वो कार्य करने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा तैयार। तो ये चीज़ हो जाती है। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है। यहाँ पे का है, को नहीं है। छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, सही बात है भाई, मानसिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, यानी दो तो ये सही है। छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम हो जाता है, यानी सहजता से। तो उपयुक्त सभी, यानी द ऑप्शन राइट, यहाँ पे राइट हो जाता है आपका। उसके बाद आपका है जो फ्लेनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? तो आपका दृश्य हो जाता है, क्योंकि देखिए हमने आपको यहाँ पे बताया था कि दृश्य और श्रव्य कौन होते हैं, जो देख भी सकें हम जिसको और सुन भी सकें, और श्रव्य सिर्फ सुन सकें, और इलेक्ट्रॉनिक तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली से है ना, और दृश्य यानी सिर्फ देखा जा सके। तो जो फ्लेनल बोर्ड हो जाता है वो सिर्फ दृश्य होता है, जिसको देख सकते हैं।
कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? तो प्रकृति, देखिए कंकड़ पत्थर हैं, आप बच्चों को कंकड़ पत्थर से आप मैथ सिखाएं, बहुत अच्छे से बच्चे को आ जाती है। टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, इनसे आप सिखाएं, लेकिन मानचित्र नहीं है, है ना। यहाँ पे क्या है, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है, तो ये प्रकृति प्राप्त तो नहीं है, और ये सभी क्या है, प्रकृति प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद आपके 2020 के स्टार्ट हो गए हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, कथन किसका है? तो स्किनर, जैक्सन, क्रो, वाटसन। तो स्किनर का हो जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन राइट है। संप्रेषण का कार्य है सूचना का आदान प्रदान करना, निर्देशित संप्रेषण करना, समन्वय स्थापित करना, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी ही राइट है। क्रियाशीलता का सिद्धांत सर्वाधिक बल देता है अनुकरण का, आदर्श पाठ की प्रस्तुति का, करके सीखने का, गृह कार्य करने का। तो क्रियाशीलता यानी बच्चा क्रिया कर रहा है, क्रिया करके चीज़ों को सीख रहा है, तो सर्वाधिक भाई बल किस पे देगा? अनुकरण यानी नकल पर देगा। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब वो क्रिया कर रहा है तो वो नकल पे क्यों देगा? वो तो अपने तरीके से एक्टिविटी करेगा, है ना। आदर्श पाठ की प्रस्तुति, आपने पाठ को पढ़ा दिया, कोई ऐसा पाठ पढ़ा दिया जिसमें जो आदर्श पाठ है, तो इसमें तो नहीं होगा ना। गृह कार्य करने पर बहुत सारा कार्य दे दिया भाई, पहले क्या होता था, यही तो होता था, शिक्षक आधारित शिक्षा थी, तो उसमें बहुत सारा कार्य दे दिया जाता था, इतना करके लाना, 4 लेसन लिख लेना, 5 लेसन लिख लेना। अब वो बच्चा लिखते लिखते गया थक, और बच्चे को आया कुछ भी नहीं, है ना। ये नोट्स बना लेना, ये आप क्वेश्चन आंसर लिख लेना, लेकिन बच्चा उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि उस पर इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया गया, सिर्फ सिलेबस को पूरा करने पे ध्यान दिया गया, ना कि अगर इस पे ध्यान दिया जाता कि बच्चे को आया कितना है, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया। तो करके सीखने का, बच्चा जब खुद से करके सीख रहा है, यानी करके सीख रहा है, तो क्या होगा, ये सबसे बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा क्रियाशीलता का। ठीक है, यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत सर्वाधिक बल किस पे देता है? तो करके सीखने पर। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप कैसा होता है? तो शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक एवं अशाब्दिक, लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण। तो कक्षा में संप्रेषण कैसा होता है? शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है, ये आपका राइट हो जाएगा। आगमन विधि से संबंधित सूत्र, तो आगमन और निगमन, निगमन नियम पहले हैं और आगमन में नियम बाद में है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी आगमन विधि से संबंधित सूत्र कौन सा हो जाता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी पहले क्या है, आगमन में, निगमन में क्या है, नियम पहले हैं, और आगमन में क्या है, नियम बाद में है, उदाहरण पहले हैं। तो ये विशिष्ट हुआ ना, फिर विशिष्ट से फिर सामान्य की ओर जाया गया है। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है, तो पर्यटन, कहानी, वर्णन, स्पष्टीकरण। अब आपने पर्यटन कर लिया, तो भाषा शिक्षण की ये उपयुक्त युक्ति हो गई? नहीं, कहानी से भी नहीं हुआ, वर्णन से भी नहीं। लेकिन जब स्पष्टीकरण हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर स्पष्टीकरण ही ना करें, आप हमारे लफ्ज़ों को समझ ही ना पाए, आप हमारी बातों को समझ ही ना पाए, तो कैसे काम चलेगा? वो चीज़ तो गलत हो जाएगी। तो बस यही चीज़ है कि यहाँ पे स्पष्टीकरण जो है वो आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, बहुत याद दिलाना पड़ता है भाई आप लोगों को। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र, तो पूर्ण से अंश की ओर, यही गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है प्रदर्शन युक्ति किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है? तो प्रदर्शन माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा होना चाहिए? तो आपका प्रदर्शन तो प्राथमिक स्तर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए प्रदर्शन युक्ति किस स्तर के छात्रों के लिए? जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रदर्शन, यानी आप दिखा के चीज़ों को, उसको आप बता रहे हो, हर एक चीज़ समझा रहे हो, वो बच्चा देख रहा है, उस चीज़ को समझ रहा है, तो यानी प्राथमिक स्तर। सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो देखिए विज्ञान में भी किया जाता है सहायक सामग्री का, गणित में भी किया जाता है भाई, कितने चीज़ें यूज़ की जाती हैं, भूगोल में भी किया जाता है। तो उपयुक्त तो सभी आपका राइट होना चाहिए। ठीक है, और वैसे आपका विज्ञान में ज़्यादा चीज़ों का यूज़ होता है। गणित में भी अगर आप सोचे तो भाई बहुत सी चीज़ों का, कौन कौन सी, देखिए बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं आपका, जैसे टीएलएम में आ जाता है, एक होता है आपका अबेकस हो जाता है, इस तरह से आपका एक इस तरह से लाइनों वाला, ये अबेकस इसी तरह से तो होता है ना, जिसमें
इकाई दहाई सैकड़ा करके और चीज़ों को पढ़ा जाता है। यानी कहने का मतलब ये सिर्फ अबेकस ही नहीं है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें आती है। तो मेरी समझ से तो यही राइट है, बाकी आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि सर्वाधिक कह रहा है, बाकी है यही, है ना। बाकी आप देख लीजिएगा। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्यान द्वारा, कहानी द्वारा। तो बच्चों में कल्पना शक्ति कहानी द्वारा होता है क्योंकि वो कल्पना में बह जाता है, और इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं 2 से 3 बार। संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राह्य, उपयुक्त सभी। तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, हम आपसे कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, और बीच में एक क्या है, सिलेबस है। यानी आप क्या कर रहे हो, डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आप भाई स्टूडेंट थोड़ी देर अपने आप को समझ लो, वैसे तो आप होने वाले शिक्षक हो। हमको थोड़ी देर के लिए टीचर समझ लो भाई, हम आपको पढ़ा रहे हैं। वो बात अलग है, हम आपसे छोटे हैं, बड़े हैं, नहीं जानते हैं। लेकिन और एक चीज़ है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो इसमें आप देख पा रहे हो, ये आपके नोट्स हैं, तो ये क्या हो गया, इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई ग्राही मानी आप ग्रहण कर रहे हो, प्रेषक यानी हम आपसे कह रहे हैं, और संदेश यानी आपके ये नोट्स हो गए। ठीक है, आप इस तरह से समझें। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता फ्लैंडर्स, CLN NL गैज स्कनर। तो इसमें आपका हो जाता है CLN। पाठ योजना का प्रथम बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, काठिन्य निवारण, व्याख्या। तो प्रस्तावना प्रश्न इसमें हो जाता है पाठ योजना का प्रथम बिंदु। जब आप पाठ योजना करते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो, प्रस्तावना ही तो लिखते हो, फिर उसके बाद उसमें बिंदु लिखते हो ना, जो और बिंदु होते हैं। तो पाठ योजना का प्रथम बिंदु क्या होता है, प्रस्तावना प्रश्न होता है, प्रस्तावना प्रश्न हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है शिक्षा के कितने चरण होते हैं, यानी शिक्षण के कितने चरण होते हैं, 3, वही जो अभी हमने आपको बताया, सेम टू सेम 3 होते हैं, हम, आप और सिलेबस। दृश्य सामग्री जो दिख सके, दिख के शिक्षा प्राप्त करें, जिसको हम देख के, ग्रामोफोन सुनते हैं, चलचित्र देखते और सुनते हैं, लिग्वाफोन तो सुनते हैं, श्यामपट तो देखते हैं, देखना मतलब दृश्य, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपके देखिए 2022 के स्टार्ट हो गए हैं। चलते हैं भाई, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। न्यू है चैनल पर तभी आपको सब्सक्राइब करना रहेगा, जो चैनल पर नए नहीं हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, है ना। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, उपर्युक्त सभी, तो सभी ही हैं। सविद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है, तो आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, अस्तित्ववादी। तो आदर्शवादी इसमें राइट आंसर हो जाता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र, तो पूर्ण से अंश की ओर, कोई चीज़ पूर्ण है और उसको बाद में अंश की तरफ ले जाते हैं, तो पूर्ण से अंश की तरफ हो जाता है आपका शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। किसने कहा है, तो जॉन डीवी ने। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, जॉन डीवी। और संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है, तो कम्युनीज, कम्युनिकेशन, और उससे बना है कम्युनीज, तो कम्युनीज हो जाता है। संप्रेषण के प्रकार हैं तो 3, 2 और यहाँ पे वैसे आपका यहाँ पे 3 है ना, ये हो जाता है। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी। तो आपका आंसर हो जाता है प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता तो किलपैट्रिक है। और आपका हो जाता है भाई इसमें आपका हो जाता है निम्नलिखित में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो जो नहीं है वो सही होगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, लेकिन परिमाण का सिद्धांत नहीं है, यही आपका राइट हो जाएगा। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण परिविधि के माध्यम से करते हैं, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खेल परिविधि, कहानी पर विधि। तो दा हो जाता है कहानी पर विधि। सुकराती पर विधि कहते हैं कहानी पर विधि को, प्रयोग पर विधि को, प्रश्नोत्तर पर विधि को, विश्लेषण पर विधि को। तो इसमें आपका प्रश्नोत्तर पर विधि हो जाता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है, तो शिक्षक केंद्रित, तो शिक्षक ही तो होगा, क्योंकि पहले कैसी शिक्षा चलती थी, तो शिक्षक केंद्रित। अब कैसी चल रही है, तो बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित में बच्चा सबसे महत्वपूर्ण होगा, और शिक्षक केंद्रित में शिक्षक, तो शिक्षक ही आप लिखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता डी एलन हो जाते हैं।
पाठ्य प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। पाठ्यक्रम, परिवार, पूर्व ज्ञान, पाठ। तो पाठ्य प्रस्तावना कौशल तो पूर्व ज्ञान ये हो जाता है। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, निष्क्रिय बने रहते हैं, और जबकि बच्चे को बनना कैसा होता है तो सक्रिय, वो निष्क्रिय है, बैठा है, कोई क्रिया नहीं कर रहा है। व्याख्यान है, हम आपको बता रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो बच्चा सिर्फ सुनता है, बोलता कुछ नहीं है, तो ये निष्क्रिय हो जाता है व्याख्यान में। अधिगम का अर्थ है यानी सीखना। अधिगम मतलब क्या होता है तो सीखना होता है, तो यहाँ पे लर्निंग यानी सीखना। अब 2023 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, तो जॉन डीवी रिपीटेड क्वेश्चन। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो स्पेंसर महोदय ने माना है, इसलिए आपका बा ऑप्शन राइट है। संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिज का आशय है सामान्य। क्या है तो सामान्य। संप्रेषण के तत्व हैं संदेश, माध्यम, स्रोत सभी हैं, उपयुक्त सभी हो जाते हैं। पूर्ण से अंश की ओर सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गेस्टाल्टवाद। और देखिए रिपीटेड क्वेश्चन ये सभी हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक तो सुकरात, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है, तो निदान यानी डायग्नोस करना, यानी समस्या जो है उसकी पहचान करना, तो समस्या पहचानना। और उपचारात्मक यानी समस्या को खत्म करना, यानी उसका इलाज करना। शिक्षण सूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का समावेश नहीं होता है? तो सूक्ष्म समय, सूक्ष्म कक्षा आकार, वृहद पाठ्य पुस्तक, अभ्यास आधारित शिक्षण, तो वृहद पाठ्य पुस्तक हो जाता है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करें आप लोग ज़रूर से ज़रूर, भाई भूलें ना आप लोग, बहुत याद दिलाना पड़ता है 2-2 4-4 बार। पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी है। हार्वर्ड, मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, फ्रैंकलिन, तो पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी है। रिपीटेड क्वेश्चन फ्रोबेल। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, तो जो व्याख्यान वो निष्क्रिय, चुपचाप बैठे हैं, आप बोलो हम सुन रहे हैं, वो वाली बात है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इस पर भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी, कैसी थी? तो शिक्षक केंद्रित थी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले कैसी थी? शिक्षक जो कहता था वही हम करते थे। अब क्या है, बच्चा सर्वे सर्वा है, बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है, परिवेश में अच्छा पर्यावरण उसको मिल जाता है। तो एक महोदय हैं जिन्होंने कहा है कि मुझे कुछ बच्चे दे दो, 10 से 15 बच्चे दो, और उस तरह का वातावरण दो, आप अगर जो चाहोगे मैं बच्चे को बना दूंगा, अगर आप चाहोगे तो मैं इंजीनियर, डॉक्टर बना दूंगा, और आप चाहोगे तो मैं बच्चे को चोर बना दूंगा। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा किस महोदय ने कहा है, ठीक है ना। और हम बता भी चुके हैं, ये आंसर भी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने आपसे पूछा कि देखें आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। तो प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है तो विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से, अर्ध श्रृंखलाबद्धता से। तो पूर्व ज्ञान से बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो कहानी द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चन। पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आवृत्ति का सिद्धांत। बार बार दोहरा रहे, बार बार चीज़ें रिपीट, तो आवृत्ति, रिपीटेड क्वेश्चन। और पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है, निरीक्षण या अवलोकन, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। यानी आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो इसी तरह जब 2023 में रिपीट हो सकते हैं तो 2024 में क्यों नहीं रिपीट हो सकते। तो आप समझें कि कितना इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ये क्लास हो जाता है। तो फ्रेंड्स कहना चाहेंगे कि आप लोग इस क्लास को कंप्लीट करिएगा, इसको ज़रूर देखिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर न्यू है चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और